हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसमें अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट भी कर लिया और पोलन ग्रेन कैसे एंटर करता है वो भी कर लिया। आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट इसका पढ़ रहे टॉपिक, वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन सबसे पहले, या जिसको अपन निषेचन बोलते हैं, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि फ्यूज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, या संलयन किसका, नर एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये एक तरीके का सिनगेमी है। सिनगेमी मतलब दो न्यूक्लियस या दो केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए आप इसको सिनगेमी भी कह सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अपने पास निषेचन तो है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है, ये जो एंजियोस्पर्म है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूज़न होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूज़न यानी कि त्रिसंलयन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कि जो पोलन ट्यूब है या पराग नलिका है, उसमें एक की जगह दो नरयुग्मक होते हैं, दो मेल गैमिट होते हैं, और ये दोनों मेल गैमिट निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन भी दिख रही है, स्पर्म प्लस एग, दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट हैं, और ये दोनों मिलके जाइगोट बना रहे हैं, युग्मनज बना रहे हैं, जो कि द्विगुणित है। तो पहला निषेचन तो ये हो गया। और जो दूसरा है, उस दूसरे में क्या है? स्पर्म प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इससे जो है क्या बनेगा? त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, जिसे हम क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष। अब इंग्लिश में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो एम्ब्रियो सैक है, जो निषेचन से पहले था, उसे तो हम बोलते हैं भ्रूण कोष, और जो निषेचन के बाद बनता है उसे हम बोलते हैं भ्रूण पोष, और वो जो है त्रिगुणित होता है। तो इसी त्रिगुणित होने, क्योंकि एक मेल गैमिट का न्यूक्लियस और दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दो तीनों मिलके कौन सी अवस्था बन रही है? त्रिगुणित बन रही है। इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न या त्रिसंलयन। तो ये आपको अच्छी तरीके से करना है। फिर उसके बाद में देखो, ये जो क्रिया है, इस क्रिया का अध्ययन यानी द्विनिषेचन का जो अध्ययन है, सबसे पहले नवाश्चिन ने 1898 यानी कि 1898 में किया था। और जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स कौन से थे? फ्रिटिलेरिया और लिलियम। तो इनमें इन्होंने इसकी स्टडी की थी, और इसके बाद ही ये डबल फर्टिलाइजेशन का अपने को बारे में पता लगा था। अब देखो, इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पहले परागण क्रिया यानी पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इनमें ये मान के चलो बहुत समय लगता है, 2 से लेके 25 घंटे तक का अंतराल होता है, ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि परागण के बाद में निषेचन क्रिया होती है। और ये डिपेंड करता है प्लांट्स पे, तो इससे अपने को सबसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखो, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पहले त्रिक संलयन होता है या पहले निषेचन होता है, यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, या पहले जाइगोट बनता है, या पहले एंडोस्पर्म बनता है। तो सबसे पहले जो इन दोनों में किसका निर्माण होता है? एंडोस्पर्म का। क्यों होता है? क्योंकि जो जाइगोट बनेगा, जो वो जाके विभाजित होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो के पोषण के लिए पहले से ही एंडोस्पर्म त्रिगुणित संरचना बन जाती है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पहले एंडोस्पर्म बनता है या एम्ब्रियो बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले एंडोस्पर्म बनता है और बाद में जाइगोट बनता है। अब उसके बाद में अब अपन इसकी थोड़ी सी महत्व देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन का महत्व।
तो अब सबसे पहले तो अपने को पता है कि पहला जो निषेचन होता है, फर्स्ट जो है, उसमें क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये जो है नाम से ही आपको पता चल रहा है, सॉरी, एंडोस्पर्म बनता है जो कि पोषण के लिए होता है। तो सबसे पहली बात तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि इससे बनते हुए जो भ्रूण है उस भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो इस जो न्यूक्लियस है या जो ये एंडोस्पर्म बना है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और ये जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व बढ़ते हुए या डेवलप होते हुए भ्रूण को मिलते हैं। और इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इसमें दोनों ही पौधे, जैसे मान लीजिए कि नर युग्मक भी और मादा युग्मक दोनों के लक्षण होते हैं, इसलिए इसकी पोषकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि ये जो बनता है ये कैसा होता है, हाइब्रिड विगर या संकर ओज, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी या बहुत ज़्यादा क्षमता यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो कि इस क्रिया में, क्योंकि अब पहले माता ये एक ही पौधे का नहीं है, तो यहाँ पे जो भी प्रोटोप्लाज्म भी बनेगा, ये केंद्रक की बात छोड़ दो, प्रोटोप्लाज्म भी बनेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा या विभिन्न प्रकार के चीज़ों का मिश्रण मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के मध्य क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो अलग अलग विभिन्नता के बाद में एक नया यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसकी क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तो इसलिए जो है ये द्विनिषेचन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको केवल यही ऐसे पौधे हैं जिनमें कि आपको इस तरीके से द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया आपको यहाँ पर मिलेगी। अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसका निर्माण, एम्ब्रियो सैक का। और एम्ब्रियो सैक का एंडोस्पर्म का। तो यहाँ पे देखो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एक नर युग्मक और 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुव केंद्रक हैं, वो मिलकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। अब ये त्रिगुणित है, बता दिया। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो भ्रूण बन रहा है उसको पोषक पदार्थ प्रदान करता है, और जो जायगोट बनता है उससे पहले ही ये क्या बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो संरचना मान लो या कार्यों के आधार पे मान लो, तो ये जो है 3 प्रकार से, यानी कि जो भ्रूण पोष है उसका निर्माण 3 तरीके से होता है। इसलिए जो है इसको अपन ने इसके निर्माण को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला है आपका केंद्रकीय, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और यहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि सबसे पहले एक कोशिका है या एक केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जितने भी विभाजन होंगे वो सारे विभाजन कौन से होंगे, समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन होंगे। 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, मुक्त फ्री न्यूक्लियस। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो ये आपको दिख रहे हैं बिल्कुल मुक्त केंद्रक हैं, और ये केंद्रक, इनके बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसकी रिक्तिका मतलब वैक्यूल का निर्माण होता है, जिससे कि सारे जो न्यूक्लियस हैं ये कहाँ चले जाते हैं, परिधि की ओर चले जाते हैं। और इस तरीके से इस पहले प्रकार का निर्माण होता है, जिसे अपन न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस ही है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये जो है यह इसका बेस्ट एग्जाम्पल, वैसे तो ये मान के चलो कि जितने एंजियोस्पर्म है उसके 56% में इस तरीके का निर्माण होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है, ऑक्सीस्पोरा है, क्रोटेलेरिया है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। लेकिन इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है आपका,
उसमें आपका एग्जाम्पल आएगा कोकोनट या नारियल। नारियल पानी सबने पिया हुआ है, और ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है या ऐसा कौन सा फल है जिसमें कि तरल एंडोस्पर्म मिलता है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है, नारियल पानी। और ये नारियल जो पानी है, इसमें जो भी न्यूक्लियस हैं वो फ्री रूप से जो है या मुक्त रूप से इसमें तैरते रहते हैं। अब देखो, ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस या इतना ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं, प्लस उसके साथ में इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों हार्मोन भी होते हैं। अभी जब अपन बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उस चैप्टर्स में हम ऊतक संवर्धन के लिए विशेष प्रकार के माध्यम का उपयोग करेंगे, और उस माध्यम में आप नारियल के पानी का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन यहाँ पर दिया जाता है या होता है। अब देखो, इसका दूसरा प्रकार है सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। अब ये जो है, इसमें आप डायग्राम में दिख रहे हो कि सबसे पहले जो केंद्रक है वो डिवीज़न करेगा। कौन सा डिवीज़न करेगा? माइटोसिस डिवीज़न करेगा। 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8, तो सारी जो कोशिकाएं बनती जाएंगी। और पहले वाले से यहाँ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जैसे ही केंद्रक बनेगा वैसे ही उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैसा दिखाई देगा आपको, कोशिकीय या सेलुलर। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये दिया हुआ है सेलुलर या कोशिकीय भ्रूणपोष। और ये कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दिए हुए हैं, ये अधिकतर जैसे बालसम है, पिटूनिया, बार्ले, ग्रासेस, ये मान के चलिए कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री हैं, उनमें ये पाया जाता है। प्लस यहाँ पे कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये मतलब कम मिलता है, और अन्य की अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा आपको कौन सा मिलेगा, केंद्रकीय मिलेगा, और उसके बाद में आपका यह है सेलुलर। इस तरीके से आपको यहाँ डायग्राम से पता लग रहा है, उस हिसाब से ये आपको दिखाई देगा। आप तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाने आपके बुक में नहीं है, तो आप इसमें से देख के बना सकते हो। अब देखो, थर्ड है इसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, इसमें दोनों का मिक्सचर है, यानी कि ये केंद्रकीय भी है, ये कोशिकीय भी है, यानी ये न्यूक्लियर भी है और ये सेलुलर भी है। अब आप देखो कैसे, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले विभाजन होता है जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, और उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी बनती है। तो जो बड़ी कोशिका बनती है वो किस तरह बनती है, वो आपकी बनती है माइक्रोपाइल एंड पे, यानी कि जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा। और जो नीचे है जलाजल में, उसमें बनती है छोटी सी कोशिका। अब ये क्या होता है, जो बड़ी कोशिका है, ये कोशिका बहुत सारे विभाजन करती है, और विभाजन करने पर इसमें भी बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इसका जो आधा हिस्सा तो कैसा हो गया, केंद्रकीय प्रकार का, और जो नीचे वाला है वो लगातार अगर विभाजन करती है तो यहाँ पर जो है भित्ति का निर्माण होता है। तो नीचे वाला भाग तो कैसा हो गया, सेलुलर हो गया, जो बेसल एपरेटस लिखा है, और ऊपर वाला भाग कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियस वाला या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला। तो इस तरीके से ये दोनों ही का मिला जुला, या आप इसको कह सकते हो उनके बीच का एग्जाम्पल है। अब ये जो है, इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ मोनोकॉट्स में मिलेगा, ठीक है। और जैसे अभी तो आपके खैर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर मोनोकॉट्स में देखते हो तो मोनोकॉट्स में एक स्पेशल ऑर्डर होता है हेलोबियल। तो वो हेलोबियल ऑर्डर में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सब में इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, तीनों आपके प्रकार हो गए कंप्लीट, और अब थोड़ा सा अपन इसका फंक्शन देख लेते हैं। हालांकि सारी चीज़ें वही घूम फिर के आएंगी कि भ्रूणपोष का कार्य, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो सबसे पहली बात कि ये जो सेल्स हैं ये त्रिगुणित हैं। दूसरी, इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है
कि इनकी पोषकता या न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर उसके बाद में क्या है कि इसमें कुछ चूसकांग भी पाए जाते हैं। चूसकांग हम बोलते हैं होस्टोरिया को। अगर आपको ध्यान हो तो कवक आपने पढ़े हो तो उसमें होस्टोरिया, और होस्टोरिया का काम क्या होता है कि दूसरी कोशिकाओं में घुस के उसका पोषण का अवशोषण करना। तो यहाँ पे भी इसमें भी होस्टोरिया होता है, तो ये अपनी कोशिकाओं से तो दे ही रहे हैं, प्लस ये दूसरी कोशिकाओं में भी घुस के उसका न्यूट्रिशन लेके और भ्रूण को देते हैं, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो अभी जब आप बीज पढ़ोगे तो आपके वहाँ पे दो तरीके के बीज आएंगे, एक तो भ्रूणपोषी और एक अभ्रूणपोषी। तो जो भ्रूणपोषी है वो अधिकतर मोनोकॉट्स में, मक्का वगैरह का अगर आपने बीज देखा हो तो उसमें बीज बनने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म होता है, यानी कि हालांकि जो अभ्रूणपोषी है उसमें बीज बनने से पहले ही उसका भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ जो मोनोकॉट्स हैं, चाहे गेहूँ ले लो, मक्का ले लो, इनमें भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बीज बनने के बाद भी उपस्थित होता है। तो इसका मतलब है कि बीज को भी ये न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के साथ साथ, भ्रूण के साथ साथ ये बीज के विकास में भी सहायक होते हैं और वहाँ पर उसको पोषण देते हैं। और कभी कभी जब तक बीज पूरा अंकुरित नहीं हो जाता है तब तक ये लगातार जो नवोद्भिद है, जो न्यू सीडलिंग है, उसको जो है न्यूट्रिशन देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भ्रूणपोष न्यूट्रिशन के लिए। तो आज अपना ये इतना मैं कंप्लीट करा रही हूँ। अब अपने दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और थोड़ा सा बीज और फल के बारे में है, तो ये अपन कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।